समझ आ रहा है सभी को? ओके, मैं आपको मिड पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब यहाँ से। डीआई भी होगा जैसे सवाल नंबर 41 से बाकी के बच्चों क्वेश्चंस को पैटर्न को डिस्कस करते हैं। ये दिया हुआ है कि अगर एबीसी एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है, तभी जो रेखा है ax + by + c = 0 लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा गुजरेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन एबी और ऐसी है जिसमें एबीसी एपी में है, तो एपी में होने का क्या मतलब है कि बीच वाले टर्म का दुगना अदर दो टर्म के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है a - 2b + c = 0। ये होगी a - 2b + c = 0 हमेशा 0 है। अगर आप इसको इस लाइन से कंपेयर करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह क्या लिखा हुआ है -2। मतलब ये एक ऐसी, अगर आप देखिए a b c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने का मतलब a - 2b + c = 0 हो गया। लाइन हमारी ये दिया ax + by + c = 0। मतलब मैंने पूछने के इस लाइन में x की जगह 1 डाल दिया और y की जगह -2 डाल दिया और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब ये जो लाइन है हमेशा पॉइंट 1, -2 से तो होके गुजरेगी ही गुजरेगी। ए ऑप्शन। एसएससी बैंक की मैथ्स में डिफरेंस बताओ, बहुत डिफरेंस है। हाँ टाइप वाइज ये पवन, ठीक है ना। आपने पिछली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास हुई है वो तो देखी है ना सभी ने, है भाई? तो नहीं देखिए तो आप बात नहीं बन पाएगी। यस, अब ये करिए सवाल नंबर 42। ये पैटर्न वाइज पैटर्न आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बने सभी लोग, बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सवाल का कहने का मतलब क्या, कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक पैटर्न है, कंप्लीट कांसेप्ट समझ लीजिएगा। आपसे पूछा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताइए बिटवीन एक्सिस बाय द लाइन 12x - 5 y - 60 = 0। आपको एक लाइन दी गई है 12x - 5 y - 60 = 0। इस लाइन द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के बीच की लंबाई आपसे पूछी गई है, ये बताइए ना। अब मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूं, इक्वेशन समझा देता हूं, गौर से समझिएगा सभी लोग, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, प्यार से। आप मुझे एक चीज बताइए, सभी लोग गौर से सुनिएगा। अगर कोई लाइन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है x बटा a प्लस y बटे b बराबर 0 बराबर 1, सॉरी, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी हुई है, अगर कोई लाइन आपकी इस फॉर्म में लिखी हुई है, अगर आप इसी लाइन को इस फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है, x बटा a प्लस y बटे b बराबर 1, आप कोई भी लाइन ले लो, व्हाटएवर इट इज, वो कैसी भी फॉर्म में लिख रहे हो, अगर आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये जो a है, x के नीचे ये जो a है विद साइन लेना है, ये होता है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर कटा अंतःखंड, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा b है, ये होता है तुम्हारा b जो होता है, ये होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर कटा अंतःखंड, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर कटा अंतःखंड। ये कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट को भली भांति याद रखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं समझिए। यस, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल एक स्टूडेंट ने बता भी इसकी फॉर्म जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। x बटा a प्लस y बटे b बराबर 1 अगर आप लिख लीजिएगा तो आप ये समझते हैं कि x बटा a प्लस y बटे b, a क्या होगा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, y b क्या होगा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक लाइन लिख ली इस तरीके से 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। मैंने आपके सामने एक लाइन इस तरीके लिख दी, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। मैं आपसे पूछता हूं कि इस लाइन द्वारा x एक्सिस पे कितने का अंतःखंड कटेगा और y एक्सिस पे कितना अंतःखंड कटेगा। तो आप जानते हैं कि जब आप इधर जाओगे तो 2x प्लस 3y बराबर 6 आएगा, और 6 को जब आप इधर लाओगे तो लाइन को ऐसे कन्वर्ट कर दीजिएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 1, इस तरीके से। ये 3 क्या है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, 2 क्या है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट हैं तो ये 3 क्या है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव 3 है ना, प्लस का 3, तो x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट होगा 3,0, ये 3। y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है 0, 2 का मतलब पॉजिटिव है ना 2, 0,2। मतलब मैं कह सकता हूं कि लाइन x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है 3, y एक्सिस पे 2, तो ये लाइन 3,2 इन पॉइंटों से होकर गुजर रही है, 3,2 इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजर रही है, 3,0 और 0,2 से। तो ये जो हो गया ना, यही तुम्हारा a है x एक्सिस पे कटा अंतःखंड, ये क्या है तुम्हारा b है y एक्सिस पे कटा अंतःखंड। बात समझ में आई? अब आपको देखो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे ये चीज की, ये चीज क्या है, ये है इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ दी एक्सिस। ये किसी रेखा द्वारा दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड के बीच का इंटरसेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस। तो ये होगा कांसेप्ट आपका इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस √a² + b² नहीं हो गया? पाइथागोरस से कितना हो गया, √a² + b²। रिंकेस इसके बीच का एरिया तो निकाल लोगे ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 3 गुणा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस कितना, √a² + b², a 3 है b 2 है, 4 और 9 13, तो √13 आ गया। तो इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस कितना आ गया मेरे भाई, √13 आ गया। रिंकी समझ में आ गया ना, √13। तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में दे रखी है तो अगर आपको उसका इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस निकालना है, दोनों एक्सिस के बीच का अंतःखंड निकालना है, दोनों अक्षों के बीच का अंतःखंड, तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है √a² + b² कर दीजिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए। तो कांसेप्ट आपको समझ में आ गया सारे भाइयों को? कोई बात नहीं है मिस। अरे यार भूपेन, उसमें अर्थमेटिक एसएससी में एडवांस को ज्यादा फोकस किया जाता है और बैंकिंग में अर्थमेटिक को ज्यादा फोकस किया जाता है। कि तुम गधे हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सवाल के लिए इतना सा है कि लाइन दी है, दोनों अक्षों द्वारा काटे गए अंतःखंड के बीच की लंबाई। तो आप इस लाइन को जरा घूर के देखिएगा, लाइन आएगी 12x - 5y बराबर 60, 60 को इधर लाइएगा तो x बटे 5 हो गया, और ये y बटे 12 हो, -y बटे 12 तो प्लस कर लीजिए, y अपॉन माइनस का 12 बराबर 1, यही हो गया ना लाइन, यही हो गया ना। माइनस आपको पॉजिटिव लेना है ना, अगर आपसे पूछा होता है x अक्ष पे कितना अंतःखंड कटा है 5, y अक्ष पे कितना अंतःखंड कटा है -12, आपसे पूछा दोनों एक्सिस के बीच कितना इंटरसेप्ट है, तो वो तो आपको पता ही है ना, दोनों एक्सिस के बीच 5² ये माइनस का 12 जो कि नेगेटिव है, -12 का स्क्वायर और 12 5 13 आ जाएगा, 13 यूनिट इज द आंसर। अच्छा है मिस, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, बनाइए, यस करो जरा। हाँ, अब
आपको एरिया वाले सवाल समझ लेते ना, मैं आपको एरिया वाले सवाल समझा रहा हूं सारे के सारे, समझिए। तीन रेखाएं दी हैं, 20x + 21y = 210, x अक्ष और y अक्ष, तीन तीन रेखाओं द्वारा जो ट्रायंगल घिरा हुआ है उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। कोऑर्डिनेट तो हो गया ना, कोऑर्डिनेट की एक ही क्लास बाकी, आज निपटा देंगे कोऑर्डिनेट को, टेंशन मत लो। जैसे मैंने आपके सामने बना दिया इस तरीके से, इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार, ये कोऑर्डिनेट बना दिया मैंने। देखो सारे इंसान टेंशन में मरे पड़े हैं, टेंशन कम से कम लो, समझे। इधर देखो, ये तुमको दिया हुआ कोऑर्डिनेट x, y एक्सिस, इसमें तीन कोऑर्डिनेट है, x अक्ष, y अक्ष और तीसरी लाइन है 20x + 21y = 210। ये लाइन x एक्सिस को काटेगी कहां पे, 21,0 पे, y एक्सिस को काटेगी कहां पे, 0,10 पे। बोलो हाँ, 20 से सॉरी 10.5 पे यार। आप इसको 210 को दिलाओगे ना, ये x बटे 10.5 हो जाएगा और y बटे 10 हो जाएगा बराबर 1। तो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, 10.5 प्लस का 10.5 x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, प्लस का 10, तो y एक्सिस पे प्लस का 10। तो ये जो लाइन है 20x + 21y + 210 ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। आपसे पूछा उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जो इस लाइन 20x + 21y = 210, x एक्सिस तो यही है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस तो यही है। इन तीनों लाइन द्वारा कौन सा ट्रायंगल घिर रहा है, यही वाला ट्रायंगल घिर रहा है ना, यही वाला ट्रायंगल घिर रहा है। इससे आसान सवाल पूछ नहीं सकता कोई एग्जाम में कभी, यही वाला ट्रायंगल घिर रहा है, यस और नो करके बताइए। अगर यही वाला ट्रायंगल घिर रहा है तो राइट एंगल है। और इस ट्रायंगल का एरिया पूछा, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना है 10.5 और हाइट कितनी है तुम्हारी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 52 आ जाएगा, 52.5 आंसर। 52.5 सदा गलत कर दिया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। हाँ भूपेन, एमएस बड़े इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन के सारे सवाल कराऊंगा। तीन लाइन दी है, x + x = y, 2x + 3y = 6 और x एक्सिस से जो ट्रायंगल घिरा हुआ उसका एरिया बताइए। ये सब सवाल प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। देखो मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि प्री में आपके कोऑर्डिनेट से दो सवाल आते हैं, हो जाए एक भी ना आए, तो कोऑर्डिनेट का कोई फिक्स वेटेज नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट बना दिया इस तरीके से। तो अभी ध्यान रखिएगा कि देखो ये लाइन समझा, x = y, अगर x 0 y भी 0, अगर x 1 है y भी 1, अगर x 2 है y भी 2, अगर x 3 है y भी 3, मतलब ये जो लाइन x = y ऐसे होगी हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होगी पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है। दूसरी लाइन 2x + 3y = 6, अगर y 0 है x 3 है, यानी कि ये जो है तुम्हारा यहां पे जाएगा 3,0 पॉइंट से गुजरेगी, और अगर तुम्हारा x 0 है तो y 2 है, यानी कि यहां से गुजरेगी 0,2 से। तो यानी कि ये जो दूसरी लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से होगी, फिर इस तरीके से होगी। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई की दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी। ये तो ओरिजिन हो गया, ओ पॉइंट मान लो, इसको ए मान लो। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज द दिस पॉइंट लेंथ। तो आप मुझे बताओ, दो लाइन है x = y और 2x + 3y = 6, दो लाइन है। एक लाइन तो है x = y, दूसरी लाइन है 2x + 3y = 6, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी। तो x का मतलब y है, x = y पुट कर दो, 2x + 3x 5x 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2, x भी 1.2 y भी 1.2, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को 1.2, 1.2 पे इंटरसेक्ट करेंगी, 1.2, 1.2 पे काटेंगी दोनों लाइन एक दूसरे को। बोलो बात समझ में आ गई ना, इसमें कोई डाउट है, 1.2, 1.2 पे काटेंगी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना x = y से, 2x + 3y = 6 से, और ये लाइन x एक्सिस से, इस ट्रायंगल का जो है एरिया, ये आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। आप जानते हैं कि ये बेस 3 है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइट होगी, y कोऑर्डिनेट 1.2 है, तो ये हाइट भी 1.2 होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 3, हाइट कितना है 1.2, 3.6 का आधा 1.8, 1.8 इस ट्रायंगल का एरिया होगा। शर्मा कैसे? इतना बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा ना। रिफ्लेक्शन में बताएंगे अंकित इसी सवाल में। हाँ अंकित भाई, तो ऐसा सवाल अगर पेपर में दिखेगा तो आप क्या कर पाओगे बेटा? शर्मा कह रहे हैं सर प्लीज रहम कीजिए। विक्रांत बेटा क्यों नहीं समझ आया? अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले तीनों लाइन खींचो, तीनों लाइन एरिया निकालने के ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस चाहिए, चाहिए ना वर्टिसेस, ये आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये बनाइए, कितना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा करके। देखिए तीन रेखाएं हैं, तीन लाइन है, एक तो 2y = 3x, 9x + 7y = 91 और y एक्सिस, इनके द्वारा घिरे ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे तुम्हारा ये हो गया, जैसे आप मुझे बताइए ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 9x + 7y = 91। ये लाइन x एक्सिस पे अगर मैं y को 0 कर दूं, अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो x कितना हो जाता है 91/9 से लिख रहे हैं, और ये 0। अगर मैं यहां पे x को 0 करता हूं तो y कितना हो जाता है 0,13, ये 0 हो गया 13। मतलब ये जो लाइन है 9x + 7y = 91, इन दोनों पॉइंटों से होकर ऐसे गुजरती है, ये लाइन। बोलो सुंदर लाइन है। अच्छा, अब ये लाइन 2y = 3x, अगर x 0 है y 0 है, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, मतलब ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से होगी।
ऐसे देख रहे हो? तो आपको पहले निकालना होगा ये इंटरसेक्शन। ये दो लाइन आपको दी हुई है मेरे भाई। एक लाइन तो है 2y बराबर 3x जो कि ओरिजिन से गुजर रही है 0,0 से, और दूसरी लाइन है 9x प्लस 7y बराबर 91। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। सबसे पहले ये बिंदु निकाले कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट कहां रही है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। तो आपको करना क्या है, 3x का मतलब 2y है, तो 9x का मतलब 6y नहीं होगा। अगर 3x का मतलब 2y तो 9x का मतलब 3 गुना 6y होगा, तो 6y प्लस 7y 91 हो गया। 13y 91, तो y की वैल्यू 7 होगी। y की वैल्यू 7 आ गई। अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 7 दूनी 14 है, x की वैल्यू आ गई 14/3। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों लाइनों को सॉल्व करना सभी को आता है। एक दूसरे को 14/3, 7 पे काट रही हैं, एक दूसरे को 14/3, 7 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। धीरज क्या ट्रेजेडी होगी लाइफ में? सर बेटा कौन सा बैच है ये समझ में है? तो कभी भी अगर आपको एरिया निकालना हो तो दोनों ट्राई पहले ये देख लो कि लाइन कहां से जाएंगी और उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आया? 2x प्लस 3y बराबर 2y प्लस 3x है ना भाई? क्या समझ रही है विकास? ये लाइन खींचनी है 2y बराबर 3x। आप बताइए कि जैसे तुम्हारा कोऑर्डिनेट है 2y बराबर 3x, लाइन कैसे खींचोगे? लाइन कहां से जाएगी? अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। अगर सपोज x को तुम 2 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी लाइन, यानी कि लाइन ऐसे जा रही है। किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो ही पॉइंट चाहिए ना, दो ही पॉइंट चाहिए। तो मैंने एक लाइन ये 9x प्लस 7y बराबर 91 खींच ली, ये लाइन ऐसे खींच ली और दोनों लाइन यहां पे काट रही हैं। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा कि इन दोनों लाइनों और y एक्सिस, तो आप मुझे बताओ, एक लाइन तो आपकी ये हो गई 9x प्लस 7y बराबर 91, दूसरी लाइन होगी 2y बराबर 3x और y एक्सिस है ये। इन तीनों लाइनों द्वारा कौन सा ट्रायंगल इंक्लूज हो रहा है? ये वाला। अगर पूछता ना x एक्सिस नहीं दिया, y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये है ना, y एक्सिस द्वारा ये वाला y एक्सिस, ये 2y बराबर 3x, ये 9x प्लस 7y 91, ये ट्रायंगल इंक्लूज हो रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। कितना बढ़िया सवाल है। क्या रहेगा विक्रांत? हाँ यस यस, वेरी गुड। तो इस देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट। इसे ट्रायंगल का ये बेस देख लो, ये बेस कितना है? 13 है भैया। इस बेस की y कोऑर्डिनेट 13 है, ये 13 1 बटा 2 बेस 13। हाइट कितनी हो जाएगी? आप ये बताओ कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 14/3 है, मतलब x पे कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा? यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 14/3 ना। कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 14/3। तो ये जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए 14/3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कि 14/3, 14/3 चल के यहां पहुंचना पड़ेगा ना इस पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा 14/3। तो 2 से 14 7 बार और 13 7 91/3 आ जाएगा एरिया, यानी कि 30.33 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। हाँ धीरज बिल्कुल वैलिड होती है। धीरज कौन सी क्लास में फेल हो गए हो तुम? अच्छा विकी, कर लोगे? सवालों का कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ आया? रिंग इज वेरी गुड भाई, वेरी। तुम तो शेर हो। ये सवाल देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। ये एक सवाल कराया, ये थोड़ा सा इसमें बच्चे घूम जाते हैं, एक्सेस देख के ये भी कराया। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, 3 3 लाइन दे दी, इसको करिएगा। देखिए 3 लाइन है, एक लाइन x प्लस y बराबर 3 है, दूसरी 2x प्लस 5y बराबर 12 है और x एक्सिस है। इनके बीच जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बताइए। सवाल निहायत ही आसान है, सवाल में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आप इस तरीके से पहले बना लीजिए। पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल आएगा, आसान आएगा। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस y बराबर 3, अगर x 3 है तो y 0 होगा। ओके, अगर x 0 है तो y 3 होगा, मतलब x प्लस y बराबर 3 लाइन तो ऐसे गई टक। दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, 2x प्लस 5y बराबर 12। देखो अगर आप जानते हैं, अगर आप x को 0 लीजिएगा तो y आ जाएगा 12/5। ये लाइन देखो कहां से जाएगी, x को अगर 0 लोगे तो y आ जाएगा 12/5, यानी कि 2.4, यानी कि लाइन यहां होगा कहीं पॉइंट 0, 12/5, यानी कि 2.4 यहां पे होगा कि नहीं होगा? अगर आप y को 0 ले रहे हो, x कितना आएगा? 6। अगर आप y को 0 ले रहे हो, x कितना आएगा? 6। तो आपको ना थोड़ा सही से डायग्राम बनाना है। y अगर 0 लीजिएगा तो x आएगा 6, यानी कि 6,0 पॉइंट रहा होगा यहाँ पे, यानी कि ये जो लाइन है ये आपकी जाएगी कुछ इस तरीके से। बात समझे ना? समझे? समझे? तो ये लाइन जो है आपकी है 2x प्लस 5y बराबर 12, जो कि गुजर रही है 6,0 से और जो गुजर रही है 0,12/5 से, और ये लाइन है तुम्हारी x प्लस y बराबर 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस। तो इन तीनों लाइन द्वारा ये वाला ट्रायंगल इंक्लूज हुआ x एक्सिस से, इन तीनों लाइन से ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है। वेरी गुड भाई, कैसे करिएगा? सबसे पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए कि दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है। तो आपको चाहिए एक लाइन x प्लस y बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y 6 आ जाएगा, और जब काट लीजिएगा तो 5 माइनस 2 3y बराबर 6, y आ गया 2। अगर y 2 है तो x कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट है x तो 1 और y 2 1,2 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको थोड़ा सा काम करना है। धीरज आई लव यू टू भाई। ए धीरज, अरे बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया, यहां तक यस नो करके बताइए। सिलेबस कंप्लीट होने के 2 महीने तक तो रहेंगी वीडियो, 2 से ज्यादा रहेंगी। कौन सी हाइट 7? आकाश x एक्सिस पे चलेंगे तो x डिस्टेंस, y एक्सिस पे चलेंगे तो y डिस्टेंस। अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखो ट्रायंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से ऑब्ट्यूज भी होता है, जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल का बेस है b, ये ट्रायंगल का बेस है b, सामने वाले वर्टेक्स से स्पेस पे परपेंडिकुलर नहीं डलता, तो स्पेस को आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे डलता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है इसकी हाइट। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इनटू हाइट ही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सेम चीज यहां पे लगानी है, कोई नई चीज नहीं है। आप अगर गौर से देखिएगा इस ट्रायंगल के बारे में, इसका बेस कितना है? देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3, तो भाई डिस्टेंस 3 और 6 के बीच की 3 नहीं बची, तो बेस तो आ गया 3, 1/2 इनटू 3। अब देखते हैं इस ट्रायंगल की हाइट। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले वर्टेक्स से जब यहां पे परपेंडिकुलर डालेगा तो परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2, भैया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये तो 1 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, 2 तो इनटू 2, तो कितना आ गया? 3। अरे किस क्वाड्रिलेटरल का भी बताएंगे, टेंशन मत लो।
बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ो, ये बनाइए। एक और सवाल है, देखो ये सवाल सीजल है पूछा, ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है। नहीं भूपेन ऐसा मत करो। तीन रेखाएं दी 5x + 7y 35 4x + 3y 12 और x एक्सिस से बने ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। सवाल निहायत ही आसान है, मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि सबसे पहले इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। एक लाइन है 5x + 7y = 37। अगर y को 0 करेंगे तो x तुम्हारा 7,0 रहेगा। अगर हम x को 0 करेंगे तो y 0,5 रहेगा। मतलब ये लाइन इस तरीके से हो गई, जो कि लाइन है 5x + 7y = 35। दूसरी लाइन है 4x + 3y = 12। तो हम ये कहेंगे कि अगर तुम्हारा y 0 है तो x कितना रहेगा, 3 रहेगा। अगर y 0 है, y को अगर 0 करेंगे तो x किस पे जाएगा, 3,0 पॉइंट से गुजरेगा। अच्छी बात है, लेकिन अगर हम करते हैं यहाँ पे x को 3, सॉरी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x को 0 तो y क्या होगा 4, यानी कि 0,4 यहाँ से। तो दूसरी लाइन जाएगी आपकी यहाँ इन दोनों पॉइंटों से, दूसरी लाइन जाएगी आपकी इन दोनों पॉइंटों से। तो आप एक चीज कहिएगा कि ये दोनों लाइन आप इसको आगे बढ़ाओ और आप इसको आगे बढ़ाओ। ये दोनों लाइन आगे बढ़ाने पर कहीं आगे जाके मिलेंगे। आप इसको देखिए आगे बढ़ाइएगा, आप इसको यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, ये दोनों लाइन यहाँ पे कहीं पे जाके इस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बना ना इन दोनों लाइनों द्वारा और ये एक्स एक्सिस द्वारा, ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया पूछा एक्स एक्सिस से 5x + 7y 35 से और 3x + 4x + 3y 12 से। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन है, एक तो है 5x + 7y = 35, एक दूसरी लाइन है 4x + 3y = 12। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? ये बेस तुम्हारा 4 हो गया, 4। ये भी ऑब्टयूस ट्रायंगल, हाइट कैसे निकलेगा? तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही हाइट है। इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट का ये जो y कोऑर्डिनेट है यही हाइट है कि नहीं? तो मुझे फोकस करना है दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट पे। नहीं विकास, तो आप यहाँ पे दोनों का y कोऑर्डिनेट निकालो। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 पंजे 20x, 4 सत्ते 28y और 35 चौका 140, या 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20x, 5 तिया 15y और 12 पंजे 60 और आप घटा दो, घटाएंगे तो 28 - 15 13y = 14 है, 80y आ जाएगा, 80/13। यानी कि ये इनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका ये जो y कोऑर्डिनेट है इसकी लेंथ 80/13 आ चुकी है। y कोऑर्डिनेट की लेंथ 80/13 है। तो इसी ट्रायंगल का एरिया पूछा, ये 4 है और ये तुम्हारा 80/13 है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 80 दूनी 160/13 आंसर। स्लोप बिलो का कोई चक्कर नहीं है, एरिया का बात कर रहा हूं यहाँ पे। बात समझ में आई ना? सवाल ये एसएससी का पूछा हुआ ही है और बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ। अब देखिए आ जाते हैं चतुर्भुज के। ट्रायंगल का मैंने हर टाइप से एरिया करवा दिया है भाई, ट्रायंगल का एरिया मैंने हर टाइप से क्लियर करवा दिया। अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं 48 पे। रिफ्लेक्शन वाला भी कराएंगे रिंकीस यार। भूपेन दबा के आप कैलकुलेशन करिए सवालों में, अर्थमेटिक वगैरह में, तब तो जाके होगा। कैलकुलेशन इंप्रूव करने का कोई जड़ी बूटी थोड़ा है। आप प्रीवियस ईयर के सवाल बनाओ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं सीपीओ की, सीजीएल की, उनको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करते रहो। ठीक है, देखो 3 लाइन नहीं 4 लाइन दी है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। एक लाइन है 7x + 8y = 56, दूसरा 16x + 15y = 360। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बने क्वाड्रिलेटरल का एरिया, बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट। अब देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल बनेगा कैसे क्वाड्रिलेटरल। लाइन 7x + 8y = 56, अगर y को 0 लीजिएगा तो x जाएगा तुम्हारा 8,0। थोड़ा और इधर ले लेते हैं 8,0, चलो ये ले लेते हैं, कुछ ज्यादा नजदीक हो गया। ये हो गया, चलो 8,0। अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर देता हूँ, नहीं अब तो x को 0 करेंगे ना y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो y हो जाएगा 0,7, तो ये हो गया 0,7। तो एक लाइन तो भाई आपकी आ गई वाली लाइन, और ये जो लाइन है कोई 7x + 8y = 56 करके है कुछ, अच्छी बात है ना। ना सेकंड लाइन 16x + 15y = 360। अगर यहाँ पे देखिएगा x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y को 0 करेंगे x आ जाएगा 360/16, 16 दूनी 32, 360/16, तो 360। ये लाइन दे रखी है ना 16x + 15y = 360, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा तुम्हारा 360/16। किससे कटेगा भाई ये 8 से, 8 से 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 45/2, यानी कि ये काटेगा यहाँ 45/2 पे। तो किसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं कि 45/2 कहीं यहाँ मिलेगा, 45/2, 0। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ, y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा इसका, अगर मैं x को 0 कर देता हूँ y आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24। मतलब 24 कहाँ जाएगा, इसको आगे बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कहीं 0,24। तो दूसरी वाली लाइन आपकी फिर कुछ इस तरीके से है और भी डेंजरस है। अच्छा, तो क्या पूछा है आपसे, एरिया पूछा है, उसे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। सवाल खत्म, सवाल इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी मजेदार। आप देखो ये हो गई लाइन तुम्हारी 16x + 15y = 240, ये लाइन होगी 7x + 8y = 56। ठीक है, दिख रहा सभी को? ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस। तो आप मुझे बताओ इनके द्वारा जो इनक्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल है चारों लाइन द्वारा, x एक्सिस, y एक्सिस और इन दोनों लाइन द्वारा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं है? क्या यही क्वाड्रिलेटरल नहीं है? क्या यही वाला चतुर्भुज नहीं है चारों लाइन द्वारा, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस लाइन एंड दिस लाइन, 7x + 8y = 56 और 16x + 15y = 360। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई? तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, सपोज ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से छोटे का घटा दो, बड़े में से छोटे का घटा दो, तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2, 45/2 है इनटू ये कितना है तुम्हारा 24 है, घटा दीजिएगा छोटे का, ये 8 है 7 है, 1/2 8 × 7। तो आप 2 दूनी 4, 4 6 24, 45 चिपका 270 माइनस 2 चौक 8 28, 270 में से 28 घटाइएगा 242 आएगा, ये ऑप्शन। नहीं ट्रेपेजियम नहीं है संदीप, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम। ठीक है,
है बिफोर गोइंग टू हेल आई वांट ए कन्वर्सेशन विद यू प्लीज सर। विकी भाई तुम ऐसा कौन सा पाप करके तुमने कि तुम हेल में जाओगे? है भाई? 49। अब देखो एक ऐसा सवाल इसको आप खुद करोगे, अब सवाल नंबर 49 को आप खुद करिएगा अब। है भाई? आगे आते ये करते हैं हम, ये वाला डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए सवाल आपके सामने आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एरिया बताइए जो लाइन x बराबर 3 x बराबर 7 और x माइनस y बराबर 8 से इंक्लोज है। बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। मैं फिर इसको सवाल को छोटा कर देता हूं। अरे देखना तो चाहिए बच्चों को। तीन लाइनें हैं x बराबर, देखो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है क्वाड्रेटिक का जो लाइन x बराबर 3 x बराबर 7 और x माइनस y बराबर 8 से घिरा हुआ है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। अच्छा तो चलो देखने की कोशिश करते हैं, हम भी तो समझे कैसा महान क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट है। x बराबर 3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये हो जाएगी x बराबर 3। दिस ब्यूटीफुल लाइन इज x बराबर 3। x बराबर 7 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन। x बराबर 7। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, सब x बराबर 7 है। नहीं गलती कर दी, फिर से बनाइएगा। x बराबर है, क्या कर रहे हैं ये देखिए, कोऑर्डिनेट बनाते हैं फिर से, ठीक है, उल्टा है। डायग्राम का ही सारा खेल है, ठीक है भाई। चल तो एक लाइन x बराबर 3, तो इस तरीके से होगी। इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, सब x बराबर 3 है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, एक लाइन x बराबर 7, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। x बराबर 3 y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर 7 y एक्सिस के पैरेलल। थर्ड लाइन है x माइनस y बराबर 8। ये लाइन कहां से गुजरेगी आप ये समझिए। इस लाइन को अगर खींचना है, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y है तुम्हारा -8, मतलब ये यहां से गुजरेगी 0, -8 से। एक इस पॉइंट, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y तुम्हारा -8 है। दूसरी बात, अगर मैं y को 0 लूंगा तो x 8 है। अगर मैं y को 0 लूंगा तो x कितना है, x तुम्हारा 8 है। तो यानी कि यहां पे आएगा पॉइंट 0 लोगे और x तुम्हारा, y को अगर 0 लोगे तो x 8 है, 8,0 यहां पे आएगा। तो मतलब ये वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से है। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल कौन सा इंक्लोज हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल तो इंक्लोज होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा कोई है भाई। अगर यहाँ पे दिखेगा x बराबर 3 देखोगे, अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट दिखेगा। अगर मैं x को 3 रखता हूँ यहाँ पे 3, तो y कितना जाएगा तुम्हारा -5, यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है 3, -5 पे। बात समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, x बराबर 7 x माइनस y बराबर 8 का, तो 7 y कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, और ये y आ जाएगा तुम्हारा 7 माइनस y बराबर 8, y बराबर आ जाएगा -1, तो आ जाएगा तुम्हारा 7 -1। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो तीनों लाइन हैं, इनके द्वारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो इंक्लोज हो रहा है? ये x बराबर 3 है, x बराबर 7 है, ये लाइन है तुम्हारी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से इंक्लोज नहीं हो रहा है ढंग से, या एक लाइन इस पे कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। x
एक्सिस भी इंक्लूड होनी चाहिए ना। यहाँ पे भाई चारों वो जो चार रेखा x बराबर 3 x माइनस y x बराबर 7 y बराबर 4। अच्छा एक लाइन छूट गया बीच में y बराबर 4। अब एक लाइन दे रखे सॉरी y बराबर 4। ओके ओके y बराबर 4 एक लाइन और दे रखी है, एक लाइन और लिख लीजिए इसमें y बराबर 4। तो y बराबर 4 जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब सवाल हो जाएगा y बराबर 4 जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी ना x एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे वो भी पॉइंट ले लो, समय y बराबर 4 है। तो आप बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, y बराबर 4 का और x माइनस y बराबर 8 का। y की जगह 4 रखिएगा तो x आ जाएगा तुम्हारा 12 देखिए एक लाइन y बराबर 4 और ये x माइनस y बराबर 8 जो खींच रहा हूं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, y की जगह 4 x की जगह 12 मतलब ये सपोज यहां पे जाके मिलेंगी और ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट 12,4 होगा 12,4। तो आप बताओ चारों लाइन द्वारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल घिरा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये वाला क्वाड्रिलेटरल घिरा चारों लाइनों द्वारा। हालांकि मुझे उससे आगे कोई मतलब है ही नहीं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल घिरा चारों लाइन द्वारा। बोलो यस सर नो करके बताओ ये वाला क्वाड्रिलेटरल घिरा चारों लाइनों द्वारा। इसका एरिया मुझे बताना, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, दो पार्ट कर लो। यहाँ आप मुझे बताइए कि ये जो है y बराबर 4 है, x 7 है 7,4, ये देखिए x 3 है y 4 है 3,4। ये लाइन बताइए, ये पॉइंट जो है 3,0, ये पॉइंट बताइए 7,0। तो एक तो बन गया रेक्टेंगल, ये बन गया देखो क्वाड्रिलेटरल में ऊपर रेक्टेंगल है नीचे राइट एंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। ये कितना भाई 4 है और ये कितना तुम्हारा 4 है, तो 4 चौक 16 हो गया रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते, 4 है लंबाई 7 माइनस 3 और ये 4 है 16। और ये जो नीचे का ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का राइट एंगल का एरिया निकाल लो। ये बेस कितना है तुम्हारा 4 है 1/2 4 और हाइट कितनी है, तो हाइट आप देख सकते हो कि ये वाली हाइट मुझको निकालनी है, ये वाली हाइट। तो ये y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है माइनस का 5, तो माइनस का 5 है, माइनस का 5 मतलब 5 ही लेंगे ना, 2 दूनी 4 16 और 10 26। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 26 आ जाएगा 26। कौन है बिकी वो, तो ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाले राइट एंगल का एरिया ऐड कर दो। रेक्टेंगल का एरिया ये हो जाएगा लंबाई, हो जाएगा चौड़ाई, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लंबाई और ये तुम्हारी हाइट है -5 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y पे -5 है तो डिस्टेंस लेंगे 5। आगे बढ़ेगा अगला सवाल, ये बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51 नंबर। ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, अच्छा सॉरी ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके ओके ये तो हम भूल ही गए, ये भी नीचे क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस तरीके से। ओके सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा छोटा सा इस तरीके से, ये नीचे ये देखो ये डिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल है, बड़ा बढ़िया सवाल बनाया फिर हमने। तो आप जानते हैं मुझे बता दो कि ये क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ट्रेपेजियम बन जाएगा, फिर टेंशन मत लो, ये नीचे भी ना क्वाड्रिलेटरल ही बनना है। अच्छा फिर छोड़ो, फिर ना इसको छोड़ो, ऐसा पूरा कर लेते हैं कि ये तुम्हारा ट्रेपेजियम बन गया, ये पूरा ट्रेपेजियम बन गया, इसमें आमने सामने की जो साइड है ये दोनों साइड पैरेलल है। तो आप ये डिस्टेंस निकालो, 5 है और ये 4 है, 5 और 4 9 हो गया भाई, ये 5 है और ये तुम्हारा 4 9, ये कितना 1 है ये कितना 4, 1 और 4 ये 5 हो गया। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 9 + 5 14 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4, 14 चौका 56/2 28 आ जाएगा। सही कर लीजिएगा भाई, गलत आंसर बता दिया मैंने, 28 इसका आंसर है 28। ये ट्रेपेजियम बन गया भाई, यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं काट रहा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से फिगर बन रही है। ये डिस्टेंस 7 - 3 4 है, ये डिस्टेंस आप देखिएगा 4, ये डिस्टेंस 5 तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 ये -1 ये 5 हो गया, 5 बस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम ट्रेपेजियम का एरिया। ये बताओ रेखा मोड x + मोड y बराबर 5 द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका सीधा देखते आप आंसर मार्क कर सकते हो 50। बार-बार ये सवाल आता है, बस डाटा इसमें चेंज होता है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे ये हो गया, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा कि जैसे कोऑर्डिनेट हो गए, आपको दिया है कि रेखा इस द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये एक लाइन नहीं है, ये 4 लाइन है। मोड x + मोड y बराबर 5। अगर मैं x और y दोनों को पॉजिटिव लूंगा तो एक लाइन ये आएगी, अगर मैं x को पॉजिटिव लूंगा y को नेगेटिव तो ये लाइन आएगी, अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा y को पॉजिटिव लूंगा तो ये लाइन आएगी, अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा y को भी नेगेटिव लूंगा तो ये लाइन आएगी। एक्चुअल में इन चारों लाइनों के टोटल कॉम्बिनेशन को मैंने लिख दिया मोड x + मोड y = 5। ठीक है, इन चारों लाइनों के कॉम्बिनेशन को हमने लिख दिया मोड x + मोड y = 5। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मोड x + मोड y = 5। x तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको हर कॉम्बिनेशन लेना है। अगर आप ईच लाइन को ड्रॉ करिएगा, पहली वाली लाइन आपकी इस तरीके से खींचेगी, मतलब ये जो यहाँ पे काटेगा 5,0 पे, ये पॉइंट 0,5, आप इन चारों लाइनों को ड्रॉ करिएगा तो दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ये -5,0। थर्ड लाइन आपकी इस तरीके से होगी, थोड़ा सही से बना देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड लाइन आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है ना, ये 0, -5। फोर्थ लाइन आपकी इस तरीके से होगी, ये बनेंगे, तो ये बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ये बन जाएगा ना क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल जो भी बनेगा रोम्बस बनेगा। अगर आप इसे ट्रायंगल का एरिया निकालो, इसे ट्रायंगल का एरिया, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया 1/2, लंबाई भी 5 चौड़ा भी 5, ऐसे 4 ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल का ये होगा 25 चौका 100/2 50। तो आंसर आ गया 50, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अगर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे फॉर्मूले की फॉर्म में, तो फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है रट्टा मारने वाली चीज हो गई। एक सेकंड, हाँ अगर मैं ये बोल दूं कि मोड x + मोड y बराबर 1, क्योंकि एसएससी में कहा है कि स्टैंडर्ड पैटर्न जो जिस चैप्टर से सवाल ज्यादा नहीं पूछे गए हैं उन पे बार-बार स्टैंडर्ड पैटर्न पूछता है। हां रिफ्लेक्शन कराएंगे राहुल, अभी रिफ्लेक्शन यार इतने परेशान क्यों हो जाते हो तुम एक बार में। अगर ये लाइन दी है मोड x + मोड y बराबर 1, तो इससे जो बना क्वाड्रिलेटरल होगा, इससे इस लाइन मोड x + मोड y बराबर 1 में 4 लाइन है, इससे बना जो क्वाड्रिलेटरल होगा, जो चतुर्भुज होगा, वो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो ट्वाइस a² होगा डायरेक्ट। क्या होगा ट्वाइस a²। है भाई ये कितना है, इधर का सवाल यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 आंसर, ठीक है भाई। चलो अब एक और सवाल बनाओ, अब ये वाला सवाल कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक समझी बता दो दी। 5 स्क्वायर × 2 25 दूनी 50, 2 सेकंड में आ जाएगा। अभी लाइन पूछी x + y बराबर 8 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, लाइन दे x + मोड y 8, इसका मतलब दोनों ही हो सकता है, x + y बराबर 8 भी और x - y बराबर 8 भी, दोनों ही लाइनें पॉसिबल है, x + y 8 भी और x - y 8 भी, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो आप ये समझिएगा कि x + y बराबर 8,
अगर x 8 है तो y 0 है, अगर x 0 है तो y 8 है, तो x plus y बराबर 8 लाइन ये होगी, ठीक है ना? अच्छा, और दूसरी लाइन x minus y बराबर 8। अगर आप यहाँ पे y को 0 करते हो तो x तो 8, 0 हो जाएगा, यही लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे x को 0 करते हो तो y हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 8। अगर x 0 करोगे तो y माइनस का 8, मतलब ये बोलते हो। यस, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों से कौन सा ट्रायंगल इनक्लोज हो रहा है उसका एरिया पूछा है। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा y एक्सिस, ठीक है? तो ये वाला ट्रायंगल जो है इनक्लोज हो रहा है, और ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा कर दीजिएगा सिंपल सा। ये क्या है, बेस कितना हो गया 16, और हाइट कितनी होगी तुम्हारी होगी 8, 64 आंसर। प्रशांत क्या नहीं बता रहे, अर्थमेटिक कौन सा बैच है प्रशांत, ये तो बताओ तुम। ये हो गया भाई, चलो ये बनाइए। चलो इस साल बनाने की कोशिश करते हैं, 49 से छूट गया था क्या? अच्छा, तो मैंने आपको करने के लिए बोला है, आगे बढ़ो फटाफट। एरिया वाला मैंने आपको ट्रायंगल क्वाड्रेंटल हर तरीके से क्वेश्चन करा दिया है। ये भी होगा 52। क्वेश्चन नंबर 53, शीट पर टोटल कितने 73 क्वेश्चन है, 54। ओके 54, ये बनाइए। साल नंबर 54 करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरे कुलदीप ऐसा नहीं है कौन है बिकी, मुझे नाम तो बताओ। क्यों नहीं कराएंगे प्रशांत, सब पढ़ाएंगे। वीडियो सेव करने का ऑप्शन उसे बाद में आएगा। ये बताइए, एक लाइन दिया है ax plus by plus c बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण है जहां a is not equal to 0, b is not equal to 0, c 0। तो अगर यहाँ पे c 0 है तो आप जानते हैं कि लाइन मेरी ये बचेगी ax plus by बराबर 0, ठीक है ना? ये रेखा रिप्रेजेंट ए लीनियर लाइन, बिल्कुल एक लीनियर लाइन है। किस पॉइंट से गुजरेगी हमेशा? अगर किसी लाइन में c अगर 0 है, कोफिशिएंट नहीं है, अगर किसी लाइन में कोफिशिएंट c नहीं है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी शॉर्ट। आप इसमें x को 0 रखो, y को 0 रखो, a into 0 0, b into 0 0 और 0 plus 0 0। तो 0 0 इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर किसी भी लाइन में, कोई बात नहीं करा देंगे, अगर किसी भी लाइन में कोफिशिएंट c की वैल्यू 0 है, दैट मींस वो लाइन हमेशा मूल बिंदु ओरिजिन से गुजरेगी। आसान सा कांसेप्ट था। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 55 आ गया। इस समीकरण की दूरी बिंदु से क्या होगी, ये पूछा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन या कांसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। पहले आप एक कांसेप्ट समझिए, कांसेप्ट रिलेटेड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि ये मैंने कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, ये तो आपके एक्सिस हो गए, ठीक है ना? अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जरूरी नहीं लाइन यहीं से जाए, लाइन कहीं से भी जाती है, लाइन सपोज होगी AB। अब कोई पॉइंट ले लो स्पेस में, ऐसा नहीं कहीं भी हो सकता है पॉइंट, इट डजंट मैटर, ठीक है? अब इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, दिस लाइन इज स्टैंडर्ड ax plus by plus c बराबर 0। ये लाइन ax plus by plus c बराबर 0 है। अब एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, x1, y1। एक लाइन है P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब इस पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्यों? ये लाइन पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया है, मूल बिंदु मतलब पॉइंट फुट डाला गया परपेंडिकुलर। तो इस लाइन की इस पॉइंट P से ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आपको यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है PQ। किसी भी रेखा की किसी भी बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है? कोई बात नहीं विकास, किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी भी लाइन का किसी पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, PQ की जो लेंथ होगी, वो कैसे निकालेगा, सुनिएगा गौर से। किस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो ax plus by बराबर c पे, x किस पॉइंट से डालो x1 y1 से, x की जगह क्या लिख दो, x की जगह लिख दो x1, y की जगह क्या डाल दो y1 प्लस c और बटे ये a है ये b है, और बटे हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कांसेप्ट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ax plus by plus c बराबर 0 फ्रॉम a point P x1, y1 is, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना यार? बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ax1 plus by1 plus c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? चलो अब अगर मैं ये तो किसी भी पॉइंट से मैंने डिस्टेंस बता दी, बिल्कुल जनरल कांसेप्ट बता दिया, लेकिन कभी कभी पूछता है ऑरिजिन से डिस्टेंस, कभी कभी सवाल में या किसी क्वेश्चन में पूछता है ऑरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, किसी लाइन की मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, किसी रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। जैसे कि तुम्हारी एक लाइन है ax plus by plus c बराबर 0, इस लाइन की मूल बिंदु दिख रहा है आपको ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपसे पूछा है OQ। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूछा है आपको, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लंबाई लेंथ क्या होगी? तो आपको देखो फंडा यही लगाना है, आप परपेंडिकुलर डालो एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो आपको करना क्या, x की जगह 0 रखोगे, a into 0 0, y की जगह 0 रखोगे, b into 0 0 प्लस c, तो ये आ जाएगा c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? और ध्यान रखना मोड हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव साइन का मतलब ये दिखाने के लिए होता है कि डिस्टेंस नेगेटिव क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, लेकिन लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। हो सकता है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, आपको नेगेटिव नहीं लेना, आपको मोड पॉजिटिव ही लेंथ बताना है, लेंथ इज पॉजिटिव, मोड लेना है पॉजिटिव लेना है। तो आपको चीज समझ में आ गई मेरे भाई? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है पहले ये बताओ, ठीक है ना? अब जैसे क्वेश्चन इसको कर दो, लाइन दी हुई है 7x - 24y + 151 बराबर 0, इसकी और पॉइंट 3, -2 से डिस्टेंस बतानी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है इस लाइन की पॉइंट 3, -2 से। तो x की जगह 3 पुट करो, 7 * 3, y की जगह -2 पुट करो, -2, और ये प्लस का 151 प्लस का 151, और बटे ये कितना है अंडर रूट ऑफ ये 7 है, ये -24 है, 7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? ये आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 7 दिया 21
48 प्लस 151, 21 और 48, 8 1 9 और 4 2 6 69 और 70 हो गया 70 और 150 220 और 7 24 25 आ जाता है, ठीक है ना। तो 25 8 200 25 8 200 8.8 किधर है आंसर, ये रहा 8.8, ठीक है भाई। दीपक बहुत है। अब तुमको पढ़ने पढ़ने से मतलब नहीं रहेगा, अब तो बस यही सवाल पूछते हो सर कब खत्म हुआ है। मैं अगर ऐसे तो बार-बार ये सवाल पूछते रहो कब खत्म होगा, तो मैं खत्म भी कर दूंगा, तुम पता भी नहीं चलेगा। मूल बिंदु से ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस बताओ, 5x + 12y - 78 बराबर 0। ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी? फंडा सिंपल सा है, ओरिजिन 0,0 से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालो, x की जगह 0 y की जगह 0 माइनस का 78 बटे √5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर। सवाल पेपर में खूब आता है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल ले हो, ओरिजिन से देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बताते हैं। 5 12 कितना 13, 78 बटे 13 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, ये बनाइए। ओके, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसको प्यार से समझिएगा, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। सुनो, दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दिस और दिस, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये पेपर में सवाल पूछता है और मोस्ट हमेशा आपको पैरेलल लाइन ही देगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज इस तरीके से है, अब दो पैरेलल लाइन है, सपोज एक पैरेलल लाइन आपकी इस तरीके से है, ये पैरेलल लाइन होगी आपकी a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से है, ये रही, ये लाइन है आपकी a2x, एक सेकंड, a2x + b2y + c2 बराबर 0, दूसरी लाइन आपकी इस तरीके। दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे। अब ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, समांतर है। अगर समांतर है तो डिस्टेंस निकालने का सबसे बेहतरीन फंडा क्या है, ये ओरिजिन पकड़ लो, मूल बिंदु। 53 स्किप हो गया, अरे छोड़ा वो, हमने टेंशन मत लो ज्यादा, ये ओरिजिन पकड़ लिया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो, देखो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे एंगल 90 डिग्री का जाएगा, और आगे बढ़ाओगे ये भी 90 डिग्री का होगा, यही तो होता है ना। और एक पैरेलल लाइन होने का फायदा ये है कि अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है, किसी पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, यही तो होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये ओरिजिन है O, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आप मुझे बताओ कि पहले OP अगर आपको निकालना है, OP - OQ तो करना है। अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो OP - OQ ही तो करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे, दोनों के स्लोप बराबर होंगे, तो लाइन ax + by + c1 बराबर 0 और ax + by + c2 बराबर 0, ये इस फॉर्म में होंगी लाइन। ओके, दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप तो होता है, ये बराबर होगा ना स्लोप, तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सा फंडा है, OP में से OQ घटाओ, OP कितना है, c2 बटे √a² + b², OQ कितना है, c1 बटे √a² + b², तो ये आ जाएगा c2 - c1 बटे √a² + b²। ये करना है आपको हमेशा, यही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो, नहीं, फॉर्मूला यही लगाइएगा, c2 - c1 बटे √a² + b²। ऐसा नहीं कि इसको अलग कैलकुलेट कर लो, उसको अलग कैलकुलेट कर लो, उसमें गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है ना। c2 - c1 बटे √a² + b², ये फंडा है, ठीक है ना। स्लोप बराबर होता है -a बटा b, तो यानी कि हमने क्या किया, दोनों की ax + by इक्वल लिया है और +c1 + c2, OP - OQ क्या होगा, c2 - c1 बटे √a² + b²। ओके, कभी कभी केस ऐसा बनेगा, सुनना गौर से, कभी कभी केस ऐसा बनेगा कि एक लाइन आपकी इस तरफ हो, एक लाइन आपकी इस तरफ हो, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, सपोज ये डिस्टेंस आपकी +13 आई, ये डिस्टेंस आपकी -9 आई, तो आप क्या करोगे, 13 इसको +13 +9 लेकर 4 कर दोगे डिस्टेंस बीच की, जबकि 4 नहीं होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 13 और -9 इसका मोड यानी कि 22। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है हमेशा। देखो सभी बैच की वैलिडिटी 2 महीने के आसपास है, उसके बाद 100 या 200 रुपए की फीस है, वो देखिए आप वैलिडिटी 3 महीने तक है, 2 महीने है, 2 महीने में सिलेबस कर लो, ज्यादा समय लंबे समय तक आप जो है बैच को रख के कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। समझ में आया, तो मतलब ये फॉर्मूला आपको इसी तरीके से याद करना। अगर आपने ऐसे कर लिया कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग निकालूंगा, इसकी अलग, तो आप तो दोनों को पॉजिटिव कर दोगे, पॉजिटिव करते गलत बात, साइन को भी तो लेना है ना, साइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइन एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, तो ऐड होता है ना, तो फॉर्मूला आप ये याद रखिए, c2 - c1 बटे √a² + b²। जैसे ये क्वेश्चन में करना है आपको, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताइए, तो आप देखना है ये -39 और 46, तो कितना होगा, 46 माइनस का 39 बटे √a² + b², 15 8 है ना, तो √15² + 8², ठीक है। c2 - c1 हो गया ना, और इसका ये 9 4 5 5 8 85 15 8 17 17 85 5 इकाई कर लेंगे, बोलो कर लोगे, बढ़िया, कांसेप्ट खत्म हो गया ये वाला डिस्टेंस वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये बनाइए। दो समांतर रेखाओं y बराबर mx + c, y बराबर mx + d के बीच की दूरी बताइए। c ग्रेटर देन d, अगर c ग्रेटर देन डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, अगर c ग्रेटर देन d है, अपने को तो डिफरेंस ही लेना होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस ही लेना होता है ना, डिफरेंस अपने को पॉजिटिव चाहिए, c बड़ा है d से, तो c - d लोगे, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, आंसर है ये वाला। ओके, ये लाइन जो आएगी ना, ये आएगी एक्चुअली में mx - y + c बराबर 0, दूसरी लाइन आएगी mx - y + d बराबर 0। आप यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो आएगा c - d और बटे √1 + m² आएगा ना। एक्चुअल में c बड़ा है, d छोटा है, तो पॉजिटिव वैल्यू c - d होगी, ना कि c + d होना नहीं है, d वर्सेस नेगेटिव होगा, और बटे 1 + m² आएगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ठीक करिएगा। आपको दो रेखाएं दे रखे हैं, ax a × x + y + b² और प्लस का b × x + y - a² बराबर 0। देखिए यहाँ पे x का ऑप्शन a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b, गलत बात है। इसलिए लाइन अगर मैं इसको a से डिवाइड कर देता हूँ तो लाइन आ जाती है x + y + b² बटे a बराबर 0, ये लाइन आ जाती है।
अगर मैं इस इक्वेशन को भी b से डिवाइड कर देता हूं तो लाइन आ जाती है x + y और माइनस का a स्क्वायर बटे b बराबर 0। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस माइनस दिस करिएगा, b स्क्वायर बटा a माइनस माइनस का a स्क्वायर बटा b आ जाएगा कि नहीं, और बटे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये b का क्यूब प्लस a का क्यूब और बटे अंडर रूट 2 ab का मोड, ये आ जाएगा दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट? ठीक है ना, आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 60, ये बना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सवाल है ना, ये बना। हाँ, सर्कल पढ़ाया तो है शंभू, सर्कल ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया है। सवाल नंबर 60 बनाइए सभी लोग। बिंदु -10, -3 से रेखा 2x + 5y - 23 पर डाले गए फुट की लंबाई बताइए। देखो एक्चुअली में समझना होगा कि ये क्वेश्चन है क्या और कैसे सवाल बनेगा। जैसे लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, ये अभी तक एसएससी में हालांकि टारगेट करके सवाल नहीं पूछा है। इस लाइन की इक्वेशन दी है 2x + 5y - 23 बराबर 0 गया, 2x + 5y बराबर 23 इक्वेशन दी है। अब कोई पॉइंट दे दिया, सपोज यहाँ कोई पॉइंट दे दिया P, इसके कोऑर्डिनेट है -10 -3 से कोऑर्डिनेट ये है -10 को -, तो इस पॉइंट P से इस लाइन पर ये फुट डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब किसी भी बिंदु से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया। सुधांशु डिस्टेंस केवल नेगेटिव, जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, एक्चुअल में डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है। तो किसी पॉइंट P से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो परपेंडिकुलर जो है लाइन को जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ना, क्यों, इसी क्यों को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबपात, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको इसी पॉइंट क्यों के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक बताने हैं कि पॉइंट क्यों के कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। यार तुम इतना कोऑर्डिनेट पे 60 सवाल हो गए, तुम्हें पता नहीं पड़ा कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन आर जस्ट फॉर डायरेक्शंस। ठीक है ना, अब कैसे निकालेंगे आप मुझे ये बताओ, ये सुनो करके देखो, तरीके बहुत सारे हैं करने के। देखो एक बात ये चीज समझना कि सपोज उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों के कोऑर्डिनेट h, k मान ली, मैंने क्या मान ली, h, k मान ली। तो आपको पहली बात तो समझनी होगी कि अगर इस फुट के कोऑर्डिनेट h, k तो ये जो फुट होगा h, k इसी लाइन पे होगा कि नहीं होगा। ये जो पॉइंट क्यों है इस लाइन पे है 2x + 5y बराबर 23 पे, यानी कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 2h + 5 के 23 होना चाहिए पहली बात तो, मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 23 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 दूनी 10, माइनस का 15 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, माइनस का 12 प्लस का 35 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस का 10 और प्लस का 35 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखो अभी भी दो ऑप्शन हट गए ना, तो ऑप्शन से फायदा उठा लिया करो, क्योंकि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट मैंने h, k मान ली, तो दिस इज h, k इसी लाइन पे है 2h + 5 के इक्वल टू 23। अब आप मुझे बताओ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू है, इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी। मैंने आपको बताया है, कोऑर्डिनेट बहुत बढ़िया पढ़ाया है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। या तो ऐसे कर लो या फिर वो निकाल लो, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है, h, k, या फिर छोड़िए वो निकालते हैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो होगी वो 5y - 2x बराबर समथिंग, या नहीं इसको छोड़िए, ये निकालते हैं कि ये तुम्हारा h, k है, h, k। तो आप मुझे बताइए इस PQ का स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 k + 3 बटे x - x1 यानी कि h + 10। ये PQ का स्लोप आ गया। PQ का जो स्लोप है, ये लाइन मैंने PQ का क्या निकाला स्लोप भैया, k + 3 और h + 10, और इस लाइन का स्लोप क्या है, -2/5 भैया, इस ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, k + 3 बटे h + 10, और इस लाइन का स्लोप कितना है, -2/5। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी, ये हो जाएगी 2k + 6 बराबर 5h + 2k + 6 बराबर 5h + 50, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2k - 5h बराबर 50 - 6 44। तो यहाँ किसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10h + 25 के बराबर 23 पंजे 115, और यहाँ किसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 10h + 2 दूनी 4 के बराबर, इसे मल्टीप्लाई करना 2 से 40 दूनी 88, ऐड करिएगा तो 25 4 29 के बराबर 8 5 13 का 3 1 1 2 8 10 की 0 203। तो k कितना आ जाएगा 29 7 20 7 140 9 7 63 के आगे 7, k की वैल्यू 7 आ गई। अगर k की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ रखिएगा 7 पंजे 35, 23 - 35 कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 12 h आ गया, माइनस का 6, तो h - 6 आ गया, k 7 आ गया, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। नहीं अखिल, ये चैप्टर तो आज निपटाना है, इस तरीके से करना था ये सवाल। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 61। चलो अब आ जाते हैं ओरिजिन, ये रिफ्लेक्शन वाले सवाल। हालांकि मैंने YouTube पे रिफ्लेक्शन की वीडियो डाल रखी है, मैं पर बता देता हूँ, मैंने एक ऐसा शॉर्टकट इजाद किया रिफ्लेक्शन का जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही आसान तरीके से बिना पेन उठाए बिना डायग्राम बनाए आप रिफ्लेक्शन का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो। एसएससी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अब आप समझिएगा कि रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मतलब है क्या। रिफ्लेक्शन का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब। अगर आप नॉर्मल मिरर ले, इसका अपवर्तनांक 1 हो, रिफ्लेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट 1, आप मुझे बताइए कि जैसे आपने शीशा लिया, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे काम करता है, अगर आप ये पॉइंट P यहाँ लेते हो और आप इस पॉइंट P को रिफ्लेक्शन में देखो, आप मुझे बताइए कि अगर सपोज आप इतना समझिए कि जैसे पॉइंट यहाँ से 10 डिस्टेंस की दूरी पे है, अब शीशे में इसका मिरर इमेज बनेगा, तो इस शीशे में जो इसका मिरर इमेज बनेगा P' वो इस मिरर से 10 डिस्टेंस से ही इधर बनेगा, बस इतना सा कंसेप्ट रिफ्लेक्शन का, और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये प्लेन मिरर पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी 1। आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट P यहाँ से अगर तुम्हारा 10 डिस्टेंस पर है, तो ये तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी तुम्हारा इधर से 10 डिस्टेंस पर ही होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमेशा एवरेज होगा। जिस मिरर के अबाउट आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, वो पॉइंट हमेशा एवरेज पे आएगा, वो पॉइंट क्या आएगा, हमेशा एवरेज में आएगा। बिल्कुल भी डेंजरस क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया।
अब देखो जैसे सवाल है, इतना सही कंसेप्ट था। मूल बिंदु पर इस पॉइंट का प्रतिबिंब बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो आपसे पूछता है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन में बताओ। तो करना कैसे आप मुझे बताइए कि जैसे ये तुम्हारा सबसे पहले मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट, पॉइंट दिया 3, -2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे 1 2 -2। तो अब यहां पे आगे ये पॉइंट है 3, -2, इसका रिफ्लेक्शन बताना है ओरिजिन में। तो ओरिजिन पे शीशा खड़ा कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में देखोगे, यहां पे शीशा खड़ा कर दिया और ऐसे देखो घूर के, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पे नहीं आएगा। बताओ यहां पे नहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो आएगा वो यहां आएगा शीशे में, क्योंकि आप ओरिजिन पे देख रहे हो। मतलब 0, 0 जिस पॉइंट के अबाउट आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, दिस शुड बी द मिड पॉइंट, एवरेज होना चाहिए। अगर मुझे 0 एवरेज बनाना है, 3 है तो -3, और अगर ये -2 है तो ये क्या पॉइंट होना चाहिए? +2। ये हो गया -3 और +2। तो मैं आपको इतना करने की जरूरत है, दैट वाज फ्रॉम द प्रॉपर कांसेप्ट। अगर आपको किसी भी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन बताना है तो केवल साइन को चेंज कर दो। 3 को -2 का रिफ्लेक्शन, 3 का -3 और -2 का +2, -3 और +2, खत्म। सबको समझ में आ गया? अगर आपको किसी भी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन बताना है तो केवल साइन को चेंज कर दो। एक और सवाल लेते हैं, चलो 61। अब जितने भी सवाल है सब रिफ्लेक्शन पे कराऊंगा। ये बनाओ, बिंदु 1,3 पर बिंदु 7,4 का प्रतिबिंब बताइए। आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है 7,4 का, ओरिजिन में बता दिए, साइन चेंज करना है बस। 7,4 का रिफ्लेक्शन 1,3 में बताना है। आप जैसे मुझे बात बताइए, 7,4 पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन बताना है पॉइंट पी का, अभी मिरर रख दिया है ना, और ये 1,3 पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। तो रिफ्लेक्शन जो बनेगा यहां बनेगा पी डैश। आपको इस बात पता होना चाहिए कि दिस शुड बी द मिड पॉइंट, दिस शुड बी द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है 1,3, एवरेज तुम्हारा 1 है, आना चाहिए, तो सम होना चाहिए 2, ये 7 है तो ये -5 जाएगा, -5, यही आंसर है। बी ऑप्शन, चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर वो ऑप्शन होगा जो ये एवरेज दे। 7 -5 2/2 1, 4 -2 2/2 4, और ये प्लस का 2 कर लीजिएगा, 4 + 2 6 और 6/2 3, माइनस का 5 प्लस का 2 कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आंसर वो ऑप्शन है जो एवरेज दे। 7, -5 7 -5 2 2/2 1 7 4 + 2 6 6/2 3, आंसर बी ऑप्शन। इसमें कुछ भी डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ाता चला जाऊंगा सवालों को। सवाल नंबर 63। अब देखो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो मैं कहानी खत्म कर देता हूं, कुछ नहीं करना। अब मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी। मैंने आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना सिखा दिया, ओरिजिन में भी साइन को चेंज करना है, और किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट भी एवरेज लेना है। अब पेपर में सवाल आता है किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट। जैसे क्वेश्चन दीजिए, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं फिर शॉर्ट में। जैसे मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट बना देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दिया। एक पॉइंट है -0.5, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस जाओगे, -5, वाई एक्सिस पे जाओगे 6, तो ये पॉइंट है -0.5, 6, ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है आपको एक्स एक्सिस में। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको बताना है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, y = 0। अब आप मुझे बताइए, इस एक्स एक्सिस पे शीशा रख दो, एक्स एक्सिस पे मिरर रख दिया हमने। अब ये पॉइंट यहां से जितनी ऊपर डिस्टेंस है, शीशा यहां पे रखा है एक्स एक्सिस पे, इसका रिफ्लेक्शन भी शीशे में उतनी गहराई पे बनेगा। बात समझ में आई? तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन भी शीशे में उतनी गहराई पे बनेगा, पी डैश। आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि अगर ये -0.5, ये डिस्टेंस -0.5 है, तो ये डिस्टेंस आज भी -0.5 है, एक्स डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले y देखो, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना था, +6। इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6, यानी कि रिफ्लेक्शन जो होगा -0.5 और -6 होगा, आंसर है सवाल का डी ऑप्शन। रिफ्लेक्शन जो होगा -0.5 और -6 होगा, डी ऑप्शन। अरे पॉइंट -5 और 6 है ना, एक्स एक्सिस पे शीशा रखो, यहां पे रखो अपनी आंख को, और ये देखो पॉइंट कहां पहुंचा, पॉइंट पहुंचा यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस पहले भी -0.5 था, अभी भी -0.5 है, y एक्सिस +6 था, -6 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट आपका एवरेज होना चाहिए। अब देखो इतना कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी पॉइंट का, अगर आप किसी भी एनी पॉइंट पी का, अगर आप एनी पॉइंट पी का, दो ही चीजों पे सवाल देगा, एनी पॉइंट पी का अगर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो x बराबर समथिंग लाइन में और y बराबर समथिंग लाइन में, अब y बराबर समथिंग लाइन में कुछ भी हो सकता है। अगर आप एनी पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी पॉइंट है, डजंट मैटर, एनी पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन अगर x बराबर समथिंग लाइन में, y बराबर समथिंग लाइन में, अगर x बराबर समथिंग लाइन है तो x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा। अगर एनी पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो y बराबर समथिंग लाइन में, तो y चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इतना सा कांसेप्ट बस ध्यान रखो। अगर आप किसी भी पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन x बराबर समथिंग लाइन के अबाउट देखते हो, x बराबर समथिंग लाइन मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन देखते हो, x बराबर समथिंग लाइन के अबाउट, तो x चेंज होगा, y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर y बराबर समथिंग लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन देखते हो तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, बहुत ईजी है, समझ में आया? किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर x एक्सिस इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग के अबाउट देखोगे, x चेंज होगा, y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर y इक्वल टू समथिंग के अबाउट रिफ्लेक्शन देखोगे, y चेंज होगा, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी सवाल पे वापस आ जाते हैं, ये लाइन है तुम्हारा माइन x एक्सिस पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए। x एक्सिस जो होता है, ये लाइन होती है y = 0, मतलब जो फर्क पड़ेगा y पे पड़ना चाहिए, x -0.5 ही रहेगा, -0.5 ही रहेगा, -0.5 ही रहेगा, -0.5 एक ही ऑप्शन में है और ये आंसर है। आपको कुछ भी नहीं देखना था। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछा है x एक्सिस पर, x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस मतलब y = 0 लाइन, y = 0 लाइन पर आपका y में चेंज होगा, x एज इट इज होना चाहिए, x एक्सिस एज इट इज, -0.5 है तो -0.5, y भी 0 क्या होगा, एवरेज तुम्हारा 0 बनना चाहिए, ये प्लस का 6 है, एवरेज को 0 बनाने के लिए ये माइनस का 6 रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? बोलो समझ में आ गया? देखो अब देखो सवाल ऐसे कर देंगे 63, और ये होगा तुम्हारा सवाल नंबर 64। y एक्सिस पे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए। y एक्सिस होता है x = 0 लाइन, मतलब x चेंज होगा, y 3.5 ही रहेगा, माइनस का y माइनस का 3.5 होना चाहिए, y माइनस का 3.5 होना चाहिए, आंसर है, ठीक है ना? एक ही ऑप्शन है। सारे सवाल 2017 प्री के पीछे पूछे हुए हैं, ठीक है ना? आपको रिफ्लेक्शन बताना था x बराबर 0 लाइन के अबाउट, मतलब x में चेंज होगा, y कांस्टेंट रहेगा, y -3.5 ही रहना चाहिए। सबको समझ में आ गया? x बराबर 0 के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना था, मतलब एवरेज तुम्हारा 0 बनना चाहिए, एवरेज 0। अगर ये 2 है, एवरेज 0 बनाने के लिए पॉइंट है -2, 2 -2 0 0/2 0। अगला सवाल ये बनाओ। रेखा x बराबर 1 में 6, -5 का प्रतिबिंब, x बराबर 1 लाइन है, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y -5 ही रहेगा, -5 ही रहेगा, 2 पॉइंट आपके आगे। तो
तो आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है x बराबर 1 में, यानी कि एवरेज 1 बनना चाहिए भैया। y कोऑर्डिनेट तो एज इट इज है माइनस का 5, ठीक है ना। x चेंज होगा, चेंज कैसे होगा कि आपका एवरेज 1 बनना चाहिए। अब एवरेज जो 1 बनेगा, सुनना गौर से, एवरेज 1 बनने के लिए सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये 6 है तो ये माइनस का 4 2 बनाएगा, सी ऑप्शन आंसर है। आप मुझे बताइए 1 एवरेज बनना चाहिए 1.6, रिफ्लेक्शन का x ये निकालना है बटे 2, तो x बराबर 2 माइनस 6 माइनस का 4 नहीं आएगा। ये सब पुराने तरीके हैं, इनको मत करो। x बराबर 1, एवरेज 1 बनना चाहिए, सम 2 होना चाहिए। 6 और माइनस 4 का सम 2 होता है, बंद हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये बनाओ, और खुद बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, ठीक है। x बराबर -2 लाइन है, ठीक है भाई। इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है -4,3 का। तो x बराबर -2 लाइन के अबाउट, समझ में आया ना। y कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 रहेगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए x बराबर -2 के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है, एवरेज -2 बनना चाहिए x कोऑर्डिनेट का, सम बनना चाहिए माइनस का 4, सम माइनस का 4 बनना चाहिए, तो -4 4 0 हो गया, -4 + 0 -4 होता है, सी ऑप्शन आंसर। आंसर सी ऑप्शन है, ढंग से करिए। अच्छा विराज, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। हालांकि अब एसएससी ने इतने ज्यादा सवाल पूछ लिए थे 2017 में, तो दोबारा 10 साल तक पूछने का कोई चांस नहीं है। हर शिफ्ट में सवाल था, 40 की 40 शिफ्ट में। y बराबर 3 में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए। y बराबर 3 लाइन के अबाउट बताना है, x कोऑर्डिनेट 7 ही रहेगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। y बराबर 3 में रिफ्लेक्शन बताना है, x तो 7 ही रहेगा। अच्छा, अगर एवरेज 3 होना चाहिए, y का सम होना चाहिए 6, सम 6 होने के लिए -4 और +10 6 होता है, सब सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। y बराबर -4 के अबाउट इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए 5,3 का। तो भैया चेंज जो है y बराबर -4 के अबाउट बताना है, y में चेंज होगा, x 5 ही रहेगा, x 5 ही रहेगा, मतलब आंसर ये ऑप्शन है, ठीक है। -4 एवरेज बनना चाहिए, सम 8 3 और -11 8 होता है, खत्म। तो ये एक एक सेकंड के सवाल हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, सवाल नंबर 69। हाँ, ये बताना है, ये पेपर में नहीं पूछा, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ऐसा नहीं कुछ भी उठपटांग उठा के दे देगा, आपसे रिफ्लेक्शन पूछेगा। आपको एक पॉइंट दे दिया 8,6, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है y बराबर x। एक्चुअली y बराबर x एक बहुत बेहतरीन लाइन है, जो ओरिजिन से गुजरती है 45 डिग्री एंगल के साथ, मतलब इस तरीके से। ये जो लाइन बीचों बीच कट जो करके जाती है, इसमें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे पॉइंट होते हैं, x भी और y भी बराबर होगा। तो अगर y बराबर x में रिफ्लेक्शन पूछे तो 6 इधर 8 इधर, रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा 6,8, ठीक है, बी ऑप्शन। 6,8 करके देखिएगा, यही आ जाएगा। बात समझ में, आप बना के देखोगे, हर एक स्टूडेंट कर सकता है। अगला 69 हो गया 70। हाँ, रेखा y बराबर, ये देखो ये सवाल 69 और 70 करा रहा हूं, ये नए हैं, ये नहीं पूछे अभी तक एसएससी ने, बाकी सब जो है प्रीवियस का था। y बराबर -x में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए। अब देखो y बराबर -x, अगर y बराबर x होता तो 6 इधर 8 इधर, ये हो जाता रिफ्लेक्शन, लेकिन -x से साइन चेंज कर दो, -6 और -8 ही आंसर हो जाएगा। मतलब आपको x को y बनाना है, y को x बनाना है, लेकिन साइन भी रिवर्स करना है। आप समझे ना, 6 इधर 8 इधर। अगर y बराबर x में रिफ्लेक्शन पूछे, x को y बना दो, y को x, बात खत्म। लेकिन अगर y बराबर -x में पूछे तो साइन भी चेंज करना है, दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। ये करो सवाल, यस, ये क्वेश्चन भी तगड़ा है। अब ये लाइन आ जाती है ऐसी, तब आपको परेशानी देखने को मिल सकती है कि रेखा x + y - 17 बराबर 0, मतलब एक लाइन आपको दी थी, x + y बराबर 17 लाइन आपको दी थी। इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है पॉइंट 2,5 का। ये पॉइंट 2,5 है, इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट बताना है, x + y बराबर 17 के अबाउट। आप मुझे बताइए कैसे बताओगे रिफ्लेक्शन, ये सवाल करो। ये सवाल नया है और ये सवाल स्टैंडर्ड का है, मेंस में अगर रिफ्लेक्शन पे सवाल बनाया तो यही सवाल बनेगा कि एक लाइन आपको दे देगा ऐसी टिपिकल सी, जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको तो है वो, इसके लिए कुछ नहीं पता है। x + y बराबर 17 है, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है इस पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट 2,5 है। तो कैसे करेगा, एक्चुअली करते क्या, इस लाइन पे हमने रख दिया सीसा, तो अपने को करना क्या, इस पॉइंट p से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डाला मैंने क्यों, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप बात समझ गए। अब जितनी डिस्टेंस ये p क्यों है, उतनी डिस्टेंस इधर नेगेटिव साइड में जाएगी, रिफ्लेक्शन बनेगा ये p डैश, रिफ्लेक्शन बनेगा ये p डैश। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है एनीबॉडी। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो क्यों पॉइंट है, ये तुम्हारा एवरेज होगा दिस और दिस का एवरेज होगा। ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन। अगर आप रिफ्लेक्शन ये मानेंगे 9 और 16, तो यानी कि ये जो मिड पॉइंट है 9 तो 11/2 और 16 5 21/2 होना चाहिए, ये होना चाहिए ना मिड पॉइंट। अरे भैया क्यों, तो मिड पॉइंट होगा जो पी क्यू की लेंथ है वही क्यू पी डैश की लेंथ है। अभी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सही मानोगे 9 16 तो मिड पॉइंट 9 तो 11/2 21/2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 11 21 32 नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये ऑप्शन सही मानता हूं 12 और 15, अगर मैं इसको सही मानता हूं, सुनना गौर से, 12 और 15, ये 12 है, ये 2 है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 + 12 14 का आधा 7, ये 15 है 5 20, 15 और 5 20 का आधा 10, मिड पॉइंट 7 और 10 आ गया, मिड पॉइंट 7 और 10 आ गया। मिड पॉइंट क्यों इस लाइन पे है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 7 + 10 17 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। अगर 12 15 सेटिस्फाई कर गया तो 10 13 10 2 12 6 13 5 18 का 9 9 6 15 होता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेंटली किया करो यार, बच्चे नहीं हो तुम। 12 तो 14 है, 7 17 5 22 11 7 18 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आंसर है बी ऑप्शन। इससे बेस्ट तरीका नहीं है सवाल को करने का ऑप्शन से, और ऐसा सेट ही नहीं किया जा सकता कभी भी डाटा की दो ऑप्शन मैच कर जाए बहुत आसानी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया सपोज भाई आंसर सही मानता हूं 12,15 रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो भैया ये जो होगा क्यों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एवरेज होना चाहिए। 12 तो 14 का आधा 7, 15 5 20 का आधा 10, 7 + 10 7,10 आया, और ये 7,10 इस लाइन पे होना चाहिए, x + y बराबर 17 पे है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। इस सवाल नंबर 71 यही तरीका है करने का, अदरवाइज आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ये भी वही सवाल है, सवाल नंबर 71, एक मिनट 72, सेम क्वेश्चन डाटा चेंज खुद करना, ठीक, एक मिनट
अब आ जाते हैं हम 73, इसको करो भाई। सवाल नंबर 73 रेलवे का सवाल है। The point r comma ab is first reflected in origin to r1 and r1 is reflected in x-axis 2 minus 5 comma 1. The coordinate of points r comma r के कोऑर्डिनेट बताने। मतलब एक पॉइंट था r, उसको पहले रिफ्लेक्शन किया गया origin के अबाउट, फिर r1 पर गया, r1 को रिफ्लेक्ट किया गया x-axis पे minus 5 comma 1 बना। तो अगर आप किसी पॉइंट को, ये देखो r को रिफ्लेक्शन किया origin में r1 बना, r1 को रिफ्लेक्ट किया x-axis के अबाउट यानी कि y इक्वल टू 0 में, तो रिफ्लेक्शन आया minus 5 comma 1। अगर minus 5 comma 1 आया है y कोऑर्डिनेट, तो x तो minus 5 ही रहेगा ना। एवरेज क्या होना चाहिए? 0, ये 1 है। अगर ये 0 है तो minus 1 रहा होगा। y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल लो, minus 1 और 1 0। अब ये r का जो रिफ्लेक्शन किया गया था origin के अबाउट, तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन चेंज कर दो, 5 1, ये आंसर -5 का 5 हो जाएगा, 1 का 1, डी ऑप्शन। ठीक है ना, इतना सा था। सो ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको करा दी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको लिख लेना। ठीक है ना, ठीक है। ये सवाल मैं डाल नहीं पाया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कभी भी इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा, क्योंकि ज्योमेट्री उतनी ज्यादा घुस जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए, ये बी, ये सी। ये दे दिया तुमको ट्रायंगल ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, इस बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 है, सी के कोऑर्डिनेट सपोज x3, y3 है। तो ये जो सेंट्रोइड होगा ना जी, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों का एवरेज ले लो, x1 + x2 + x3/2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, y1 + y2 + y3/2। केंद्रक के निर्देशांक करके सवाल आता है, y1 + y2 + y3/2। ये हो गया, इतना सा है कंसेप्ट, पर कुछ नहीं। पेपर में सवाल भर भर के आता है। सपोज ये दे देगा 7,9 दे दिया, ये -11,5 दे दिया, ठीक है, और ये सपोज 8 और 17 दे दिया। इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को पूछिए, तो 8 7 15 -11 4 का आधा 2, 17 और 9 26 5 31 का आधा 15.5 क्या जाएगा। तीनों को जोड़ के आपको एवरेज ले लेना है, ठीक है। सेंट्रोइड का आ जाएगा कोऑर्डिनेट, पता है ये? पता है तो फिर बस सवाल खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवर। हर टाइप का सवाल मैंने करा दिया, लाइन, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ठीक है ना, एवरीथिंग हो चुकी है, ठीक है। सर्ट्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। हाँ सुभाष, अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे लिए। चलिए, अब आपका एवरेज भी खत्म, सर्टेन डिस्टेंस भी खत्म, आप आराम करिए, एग्जाम नजदीक, एग्जाम की तैयारी करो।